हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें मैंने रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के एक शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मेट को आपके सामने रखा था। इन शॉर्ट मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मैंने उसमें बताया था कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंस एंड लॉस इंक्रीज करते हैं, ओवर वैल्यूड होते हैं, तो रिकॉन्सिलेशन में प्लस करना चाहिए। और अगर एक्सपेंस और लॉस कॉस्ट अकाउंटिंग में अंडर वैल्यूड होते हैं तो उसे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में माइनस करना चाहिए। यानी मैंने बताया था कि कॉस्टिंग में एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं, अगर वो प्लस होते हैं तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में भी उसे प्लस करना चाहिए। और अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस माइनस होते हैं तो उसे माइनस करना चाहिए। यानी एक्सपेंस और लॉस कॉस्टिंग में अगर ओवर वैल्यूड होते हैं, यानी बढ़ते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में भी उसे प्लस करेंगे। और अगर एक्सपेंसेस और लॉस कॉस्टिंग में अंडर वैल्यूड होते हैं तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में उसे माइनस करेंगे। उसके बाद इनकम या प्रॉफिट अगर कॉस्टिंग में प्लस होते हैं तो रिकॉन्सिलेशन में माइनस होंगे। अगर कॉस्टिंग में ओवर वैल्यूड होते हैं तो रिकॉन्सिलेशन में माइनस होंगे। और इनकम या प्रॉफिट अगर कॉस्टिंग में अंडर वैल्यूड होते हैं तो रिकॉन्सिलेशन में प्लस होंगे। तो यस, इन शॉर्ट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए ये सिंपल सा तरीका है, इसे हम लोगों को फॉलो करना है। यहां पर एक बात और आपको ध्यान देना है कि ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस ट्रीट करना है और क्लोजिंग स्टॉक को आपको क्या ट्रीट करना है? इनकम ट्रीट करना है। ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट को आपको एक्सपेंस ट्रीट करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट को आपको इनकम ट्रीट करना है। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को बनाना है। इस चैप्टर में आपको दो तरह के सम मिलेंगे। एक तरीका होगा जिसमें आपको कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। कॉस्ट शीट बनाकर आपको कॉस्ट का प्रॉफिट निकालना होगा। उसके बाद आपको स्टेप 2 में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, जिसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत रखेंगे। और ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से फाइनेंशियल का प्रॉफिट निकालना होगा। और स्टेप 3 यानी लास्टली रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना होगा, कॉस्ट और फाइनेंशियल प्रॉफिट को मिलाने के लिए। एक तरीका ये है। और दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको कॉस्ट शीट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। उसमें आपको कॉस्टिंग के प्रॉफिट, फाइनेंशियल के प्रॉफिट दिए होंगे और कुछ आइटम्स दिए होंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, उन्हें करके हम डायरेक्ट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम जिसमें कॉस्टिंग का भी प्रॉफिट ना दिया हो और
फाइनेंशियल का भी प्रॉफिट ना दिया हो, दोनों के प्रॉफिट को हम डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद रिकंसिलेशन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8, बुक का इलस्ट्रेशन 8 निकालना है। और क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन ए कंपनी work overheads are 60% of wages and office overheads are 20% of work cost. Following expenditure are as follows: materials 1 lakh, wages 75,000, work expense 49,000, office expense 42,500. 10% of the output is in the stock. Total sales was 2,55,000. Stock is valued in financial book. Work cost, prepare reconciliation statement. तो आप देख सकते हैं ये जो इलस्ट्रेशन 8 टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कहीं पर भी कॉस्टिंग और फाइनेंशियल का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो जब प्रॉफिट हमें नहीं पता है, नॉट गिवन इन क्वेश्चन, प्रॉफिट नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें फाइनेंशियल का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाने से हमें कॉस्ट शीट बनाने से हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट शीट का प्रॉफिट पता चल जाएगा। 1 मिनट। आइए तो कॉस्ट शीट बनाता हूं। मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल 1 लाख, wages 75,000, 1,75,000 ये आपका निकल गया डायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद वर्क एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। वर्क ओवरहेड्स यहां पर बोल रहा है 60% ऑफ वेजेस, तो वेजेस का हम लोग 60%, 75,000 का वेजेस का हम लोग 60% निकाल लेते हैं। 75,000 का 60% 45,000, ये ऐड कर देंगे 2,20,000, ये निकल जाएगा वर्क कॉस्ट। उसके बाद है ऑफिस ओवरहेड। ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है ऑफिस ओवरहेड आर 20% ऑफ वर्क कॉस्ट का 20%, 2,20,000 का 20%, ये आपका आ जाएगा 44,000। इस तरह से 2,64,000 ये आपका निकल जाएगा टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट के बाद हम लोग इसमें सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 2,55,000, तो ये देखिए प्रॉफिट आ गया। ये कौन सा प्रॉफिट आया? ये प्रॉफिट आया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब हम लोग कॉस्ट शीट तैयार करने के बाद फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ये तो कॉस्ट का प्रॉफिट आ गया, क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, इसलिए हमने कॉस्ट शीट बनाकर पहले प्रॉफिट डिटरमाइन किया। और अब फाइनेंशियल अकाउंट का हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट पता चलेगा। आइए देखते हैं। ये तो हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हम लोग 11th क्लास में बना चुके हैं, फिर से आज बनाना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं टू मटेरियल, टू लेबर, वेजेस। मटेरियल है 1 लाख, वेजेस है 75,000, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंस यानी वर्क एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, आप लोग को पता ही होगा।
जो कि यहाँ पर है 49,000। तो आप देख सकते हैं कि वर्क एक्सपेंसेस जो है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एस्टिमेटेड यूज किया। एस्टिमेटेड मींस 60% ऑफ वेजेस, ये एस्टिमेटेड हुआ। हमने एक अनुमान लगाया कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वर्क एक्सपेंसेस वेजेस का 60% है। लेकिन जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना है, रिकंसिलिएशन बनाने में हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि कॉस्टिंग में जो हम लोग एक्सपेंस या ओवरहेड्स लेंगे वो एस्टिमेटेड लेंगे, यानी परसेंटेज, 60% ऑफ वेजेस, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। लेकिन ट्रेडिंग एनपीएल यानी फाइनेंशियल अकाउंट में जो वर्क एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस वगैरह यूज करेंगे वो एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिया होगा, देखिए एक्चुअल फिगर दिया हुआ है वर्क एक्सपेंस 49,000, तो 49 यहां लिए हैं, लेकिन कॉस्टिंग में कितना लिए हैं, परसेंटेज वाला लिए हैं 75%, 75,000 का 60%। ओके, चलिए अब हम लोग शो करेंगे सेल्स। सेल्स 2,55,000। देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई थी, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि क्लोजिंग स्टॉक भी है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% ऑफ द आउटपुट इज इन द स्टॉक। तो आउटपुट तो ये हुआ हमारा, इसका हम लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम लोग माइनस कर देंगे। जो हमारा आउटपुट है कितना है, 2,64,000 का 10% निकाल कर हम लोग 26,400 माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद आएगा 237,600, ये कॉस्ट ऑफ COGS हो जाएगा। और अब हम लोग सेल्स को एडजस्ट करेंगे। जो कि यहाँ पे आएगा 70,400, ये कॉस्टिंग प्रॉफिट हो गया। सॉरी, मैं भूल गया था क्लोजिंग स्टॉक को शो करना, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ था कि आउटपुट का 10% क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो आउटपुट यानी टोटल कॉस्ट 2,64,000 आउटपुट हो गया का हुआ, और इसका 10% क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लेंगे फाइनेंशियल में। तो फाइनेंशियल के क्लोजिंग स्टॉक के लिए देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। फाइनेंशियल के क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टॉक इज वैल्यूड इन फाइनेंशियल बुक्स एट वर्क कॉस्ट। फाइनेंशियल बुक में यानी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक लिए जाएंगे वो वर्क कॉस्ट के 10% होंगे। तो आइए, वर्क कॉस्ट कैसे निकलता है? वर्क कॉस्ट निकलता है जब हम लोग मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री कॉस्ट को, एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं। आइए ऐड कर देते हैं। 1,75,000 एंड 49,000, इस तीनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाता है 2,24,000। और क्वेश्चन में बोला गया कि क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो 2,24,000 का 10% होगा फाइनेंशियल बुक में, तो हो गया 22,400। इस तरह से हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर लिया। फिर से मैं बता दूं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बोला वर्क कॉस्ट पर, किसमें, फाइनेंशियल बुक में। तो फाइनेंशियल बुक में मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री एक्सपेंस को ऐड करके हम लोगों ने वर्क कॉस्ट निकाल लिया, और वर्क कॉस्ट का 10% क्लोजिंग स्टॉक हो गया। आइए बैलेंस करते हैं। 2,77,400, 2,77,400, ये यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 53,400, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इसको पीएल अकाउंट में लाएंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 53,400। अब पीएल अकाउंट में क्या दिखाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस देखिए एक्चुअल फिगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं 42,500। तो अब जब ऑफिस एक्सपेंस को एडजस्ट करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा नेट प्रॉफिट, फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट। ये देखिए
निकल गया। टू नेट प्रॉफिट जो कि आ गया 10,900। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट में जो हमने एक्सपेंसेस लिए हैं वो एक्चुअल फिगर वाले लिए हैं, और कॉस्टिंग में जो हमने एक्सपेंसेस लिए हैं वो एस्टिमेटेड फिगर वाले लिए हैं। 1 मिनट। चलिए, तो अब हम लोगों को ये पता चल चुका है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कितना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉस्टिंग का प्रॉफिट है 17,400 और फाइनेंशियल का प्रॉफिट है 10,900, है ना। कॉस्टिंग का प्रॉफिट है 17,400 और फाइनेंशियल का प्रॉफिट है 10,900। इस दोनों के प्रॉफिट में जो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिए हुए थे, हमने क्या किया, हमने कॉस्ट शीट बना के कॉस्ट के प्रॉफिट को निकाला और फाइनेंशियल अकाउंट बनाकर फाइनेंशियल के प्रॉफिट को निकाला। अब हमें बनाना है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, आइए देखते हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनता है ना। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है, हमें सबसे पहले लेना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट जो कि कितना है, आइए देखते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 17,400। और हम ये रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, हम ये रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को रिकॉन्सिल करने के लिए, मिलाने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रॉफिट नहीं मिल रहे हैं इसका क्या रीजन है, कौन कौन से आइटम्स हैं इस दोनों अकाउंटिंग में, कॉस्टिंग में और ट्रेडिंग एंड पीएल में, जहां डिफरेंस है। आइए डिफरेंस खोजते हैं। तो पहला डिफरेंस आपको मिलेगा, आइए डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंसेस, पहला डिफरेंस आपको मिलेगा यहां पे वर्क कॉस्ट में, देख लीजिए। दूसरा डिफरेंस मिलेगा ऑफिस में, और थर्ड डिफरेंस मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक में। आप देख सकते हैं इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों अकाउंटिंग को बना लेंगे और सब दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि कहां पर किस आइटम के अमाउंट में डिफरेंस हो रहा है। आइए सबसे पहले हम लोग ये साइड में लिख लेते हैं। अगर हम वर्क ओवरहेड की बात करें, वर्क ओवरहेड की बात करें तो कॉस्टिंग में हमारा वर्क ओवरहेड कितना है 45,000 और फाइनेंशियल में हमारा वर्क ओवरहेड कितना है 49,000। आप देख सकते हैं कॉस्टिंग में हमारा वर्क ओवरहेड कितना है 45,000 और फाइनेंशियल में हमारा वर्क ओवरहेड 49,000। आपको याद होगा मैंने बताया था ऐड और लेस करने, मैंने बताया था कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई एक्सपेंसेस ओवर वैल्यूड हो तो वो प्लस हो जाएगा और अंडर वैल्यूड हो तो वो माइनस हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं कि ये जो वर्क एक्सपेंस है ये कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में अंडर वैल्यूड है। कितना से 4,000 से, 4,000 से अंडर है, अंडर वैल्यूड है। कॉस्टिंग में देखना है, कॉस्ट और फाइनेंशियल का तुलना करता है, लेकिन देखना किसमें है, कॉस्टिंग में देखना है कि कॉस्टिंग में क्या हो रहा है। कॉस्टिंग में 4,000 से आप देख सकते हैं 4,000 से क्या है कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में 4,000 से एक कम है, 4,000 से अंडर वैल्यूड है। हमें किसमें देखना है, हमें कॉस्टिंग में देखना है, कॉस्टिंग में हमें देखना है, फाइनेंशियल से तुलना करना है, कंपैरिजन करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंट है। देखना किसमें है, कॉस्टिंग में। देखिए कॉस्टिंग में फाइनेंशियल में वर्क ओवरहेड है 49,000 और कॉस्ट में वर्क ओवरहेड 45,000। 4,000 से कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, अंडर वैल्यूड। और जो अंडर वैल्यूड होते हैं
एक्सपेंस या लॉस, उसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो लिखेंगे वर्क ओवरहेड अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट। कितना है, 4000 माइनस कर देना है ना। अगर मैंने बताया था कि अगर कोई एक्सपेंस और लॉस है कॉस्टिंग में, अगर अंडर वैल्यूड हो रहा है तो माइनस होगा और ओवर वैल्यूड हो रहा है तो प्लस होगा। आइए देखते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड कॉस्टिंग में कितने हैं भैया, 44,000, और फाइनेंशियल में कितने हैं, 42,500। तो कंपैरिजन के लिए फाइनेंशियल है, कंपैरिजन के लिए फाइनेंशियल अकाउंट है, देखना किसमें है, कॉस्टिंग में। तो देखिए कॉस्टिंग में क्या दिख रहा है, कॉस्टिंग में दिख रहा है कि ऑफिस ओवरहेड जो है वो 1500 से कॉस्टिंग में क्या है, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। कॉस्टिंग में क्या है, ओवर वैल्यूड है, 1500 रुपया से ओवर वैल्यूड है ऑफिस ओवरहेड, कॉस्टिंग में ज्यादा है, और कोई भी एक्सपेंस अगर ओवर वैल्यूड होता है कॉस्टिंग में तो उसे प्लस करते हैं। ऑफिस ओवरहेड ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट, कितना, 1500। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर कोई एक्सपेंस कॉस्टिंग में घट रहा है, देखिए कॉस्टिंग में घट रहा है 4000 से तो उसे मैंने घटा दिया, अगर कोई एक्सपेंस कॉस्टिंग में बढ़ रहा है 1500 से तो मैंने उसे ऐड कर दिया। आइए अब कहां डिफरेंस है, अब डिफरेंस है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक को मैंने क्या मानने बोला था, याद कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक को मैंने इनकम ट्रीट करने बोला, क्लोजिंग स्टॉक को मैंने इनकम ट्रीट करने बोला, क्लोजिंग स्टॉक को इनकम ट्रीट करना है, ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस ट्रीट करना है। आइए इनकम ट्रीट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। आइए क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं, कॉस्टिंग में कितना है 26,400 और फाइनेंशियल में कितना है 22,400। आपको याद होगा इनकम में मैंने अपोजिट रूल लगाया था, इनकम में मैंने आपको बोला कि इनकम या प्रॉफिट अंडर वैल्यूड होगा तो प्लस करेंगे, कॉस्टिंग में अगर अंडर वैल्यूड होगा, कॉस्टिंग में अगर कम होगा तो प्लस करेंगे, और अगर ज्यादा होगा तो माइनस करेंगे, है ना। आइए देखते हैं। तो कॉस्टिंग में 26,400 है क्लोजिंग स्टॉक, और फाइनेंशियल में 22,400 देख सकते हैं हम लोग, देखिए 26,400 22,400। ये देखिए क्या हो रहा है, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कितने हो गए, 4,000 के डिफरेंस आ रहे हैं, 4,000 के डिफरेंस आ रहे हैं। 4,000 का डिफरेंस आने का मतलब हुआ कि ये कॉस्टिंग में क्या है, कॉस्टिंग में ये ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। हमेशा हमें याद रखना है कॉस्टिंग में क्या हो रहा है ये देखना है, तुलना करना है, कंपैरिजन करना है फाइनेंशियल से, लेकिन कॉस्टिंग में क्या हो रहा है ये देखना है। तो मैंने कंपैरिजन किया कि भैया कॉस्ट में 26,400 है और फाइनेंशियल में 22,400 है, कंपैरिजन करके पता चला कि 4,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अब देखना है कि कॉस्टिंग में ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, तो कॉस्टिंग में ओवर वैल्यूड है क्योंकि कॉस्टिंग में ज्यादा था और फाइनेंशियल में कम था, तो कॉस्टिंग में ओवर वैल्यूड हुआ। और कोई भी इनकम या प्रॉफिट अगर ओवर वैल्यूड है कॉस्टिंग में तो उसको माइनस कर देना है, लेस कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड in cost account 4,000। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस वर्क ओवरहेड एक्सपेंस है और ये कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, कॉस्टिंग में कम हो रहा है, अंडर वैल्यूड हो रहा है, और एक्सपेंस अगर अंडर वैल्यूड होता है तो माइनस करते हैं। कॉस्टिंग में अगर एक्सपेंस घटता है तो घटाते हैं, कॉस्टिंग में अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो बढ़ाते हैं।
तो कॉस्टिंग में एक्सपेंस घट रहा था तो मैंने घटा दिया। अब देखिए कॉस्टिंग में एक्सपेंस क्या हो रहा है, तो कॉस्टिंग में एक्सपेंस बढ़ रहा है तो देखिए बढ़ा दिया, ऐड कर दिया। और क्लोजिंग स्टॉक को इनकम ट्रीट करना है, ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस ट्रीट करना है। इनकम कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, इनकम कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, इनकम कॉस्टिंग में ओवर वैल्यूड हो रहा है। और कॉस्टिंग में अगर इनकम बढ़ता है तो माइनस होता है और घटता है तो प्लस होता है। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस 4 रूल से पूरा का पूरा रिकंसिलेशन बनेगा। और ये जो प्रॉफिट आएगा ये किससे टैली करेगा, ये फाइनेंशियल अकाउंट से टैली करेगा। आइए देखते हैं टैली करता है कि इस 1500 को इसमें ऐड करेंगे। आइए 17,400 प्लस 1500 18,900 18,900 आ गया। और 8,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10,900। आप देख सकते हैं कि 10,900 फाइनेंशियल का प्रॉफिट है। यहां पे लिख देंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग रिकंसिलेशन बना सकते हैं। और ये कब बनेगा इस तरह से, जब प्रॉफिट नहीं दिए होंगे तो पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट का प्रॉफिट निकालेंगे, ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, फाइनेंशियल का प्रॉफिट निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करके एडजस्ट करेंगे, फाइनेंशियल के प्रॉफिट से मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें आप लोग जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बनाएंगे। इसका प्रॉब्लम मैं बता देता हूं आपको। इलस्ट्रेशन 1 2 3, illustration 1 2 3 और 8, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 2 3 8 ये सब आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व करें धीरे धीरे। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊंगा। थैंक यू।